हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन साइंटिस्ट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अभी तक हमने करंट के बारे में पढ़ा कि करंट कैसे प्रोड्यूस होती है। अब हम देखेंगे उस करंट की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे वो करंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ऑर्स्टर्स एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम, फिर फोर्स देखेंगे ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर देखेंगे, मोटर के बारे में बात करेंगे, जनरेटर के बारे में बात करेंगे और कुछ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसी सबस्टेंस है जो अट्रैक्ट करती है, विच अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स में कौन से आते हैं? यूजुअली हमारे पास मेटल्स आते हैं, जैसे आयरन है, सिल्वर, आयरन है, कॉपर है। ठीक है, इन मटेरियल्स को जो सबस्टेंस अट्रैक्ट करती है उनको हम मैग्नेट बोलते हैं, और हम बोलते हैं इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको हम मैग्नेट्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? रीजन जो इस मैग्नेट के अराउंड हो, जहां पे इसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस हम देख सके, तो उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट का। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, सपोज ये एक मैग्नेट है, और इसका जो इन्फ्लुएंस है, फिर वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, इस रीजन के अंदर है, तो हम बोलेंगे जो ये रीजन है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। और जो द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से हम डायरेक्शन और स्ट्रेंथ देखते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की। जो यूनिट है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का, दैट्स टेस्ला। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट इसका ओरस्टेड है। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? अगर हम डिफाइन करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये हम डिफाइन करते हैं द पाथ्स अलोंग व्हिच अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल वुड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब सिंपल में समझने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम एक बार मैग्नेट ले ले, जैसे हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया हुआ है, और इस पे एक कार्डबोर्ड पीस पे रख दे, और इसके इर्द गिर्द हम आयरन पीसेस को, आयरन फ्लिंक्स डाल दे, एंड वी शेक इट अ बिट, तो क्या होगा? जो ये आयरन फ्लिंक्स है, ये एक पैटर्न बनाएंगी, जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। एंड दीज लाइंस जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, इन्हीं को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये और एक चीज है जहां यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, कहाँ किसकी हेल्प से हम बना रहे हैं? मैग्नेटिक कंपास नीडल की वजह से बना रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं इन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, पहली चीज, सबसे पहली चीज, ये जो होती है, ये क्लोज्ड कर्व्स होती है। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेट दिखाया गया है, तो यहाँ से देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ से ये क्लोज्ड कर्व बनाएगी। ठीक है, अगर ये एक मैग्नेट है, जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, वो एक क्लोज्ड कर्व बनाएगी। इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ये क्लोज कर्व बनाएगी। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, एंड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट। तो आउटसाइड द मैग्नेट, यहाँ पे कुछ गलती है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। अगर हम यहाँ पे देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आउटसाइड द मैग्नेट, ये कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक है। और इनसाइड द मैग्नेट ये कहाँ से है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है। ठीक है, कैन यूज अ डिफरेंट कलर टू शो दिस। ठीक है, यहाँ पे ये रही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, आगे बात करते हैं द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम देखिए, अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो जब हम ड्रॉ करेंगे इस लाइन ऑफ फोर्स पे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो देगा हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या देगा हमें? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नियर पोल्स द लाइंस आर क्लोजर एंड away from the poles they are rarer।
अब हम और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम पोल्स के पास जाते हैं, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, ये बहुत नज़दीक है, ठीक है? जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये क्या है? ये नज़दीक है। तो यही बातें कर रहा है प्रॉपर्टीज़ में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स होती है हमारे पास, इधर क्या होता है, जब हम पोल्स के नज़दीक जाते हैं, वहाँ पे एक क्लोज़र होती है, तो मतलब वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। क्लोज़र होंगी, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी, वो ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एंड अवे फ्रॉम द पोल दे आर रेयर। जैसे ही हम पोल से दूर-दूर जा रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर में बात करूँ, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में काफ़ी सारी गैप है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ पोल्स। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है? और एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि नो टू फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों है? ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है सपोज़, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे, ये 2 कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं एक-दूसरे को। क्यों? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज़ अगर 2 फील्ड लाइन्स यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका मतलब होगा, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हमें पता चलती है, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो मतलब ये T1 है और इस पे जो टेंजेंट होगी सपोज़ ऐसे होगी, और ये T2, मतलब एक ही पॉइंट पे 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है कि नो टू फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर 2 फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, उसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पे 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे ऑरेस्टेड, उसने फाइंड आउट किया था। तो उसने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अगर हम उसके एक्सपेरिमेंट की बात करें, उसने एक सेटअप लिया, एक बैटरी ली, ठीक है? और एक कॉपर वायर की उसको सेट किया, सपोज़ ए बी रखूँ मैं इसका नाम इन 2 पॉइंट्स का, ठीक है, ऐसे वायर, और इसके मिडल में एक कंपास नीडल रख दी, कंपास रख दिया। तो उसने क्या देखा, जब ये ओपन सर्किटेड था, यहाँ पे की लगाते हैं, जब ये ओपन सर्किट था, तब क्या हुआ, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है? कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं थी नीडल में। लेकिन जैसे ही करंट पास हुई, जैसे ये की क्लोज़ हुई, तो क्या काम हुआ कि इस नीडल ने डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया। इसने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल थी, तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो हमारी करंट थी, उसने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, जिसकी वजह से इस मैग्नेट में मूवमेंट आ गई, इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई, ठीक है? और फिर क्या और एक चीज़ देखी उसने, अब जब हम रिवर्स करते हैं इसकी करंट को, अभी हमारी बैटरी जो थी, ठीक है? वो यहाँ से करंट भेज रही थी। लेकिन अगर हम इस बैटरी को रिवर्स कर दें, ऐसे लगा दें, तब हम क्या देखेंगे, तब जो ये कंपास नीडल है, ये उल्टी डायरेक्शन में ये करेगी। इट विल डिफ्लेक्ट इन द अपोज़िट डायरेक्शन, ये अपोज़िट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। इसकी डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है? अब डिफरेंट कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं, तो उनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, वो चीज़ हम, उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है? हमारे पास एक कंडक्टर है स्ट्रेट, ठीक है? इसमें करंट आई जा रही है, इसकी वजह से इसके इर्द-गिर्द कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है टू अ कंडक्टर, ठीक है? एक्स वाई, यहाँ से करंट जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड जो हमें बनता है, वो कैसे बनता है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ये हम कैसे देख सकते हैं, हम एक सेटअप लेंगे, एक रॉड लेंगे, सपोज एक कंडक्टर या वायर लेंगे, कॉपर वायर, उसके बाद क्या करेंगे, उसको पास करेंगे कार्डबोर्ड में से, ठीक है? उसके बाद उसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। हम क्या देखेंगे, और इस कार्डबोर्ड पे हम थोड़े से कुछ आयरन फ्लिंग्स रख देंगे, ठीक है? उसके बाद जैसे ही ये करंट पास करेगा इसमें से, तो ये क्या करेंगे, ये जो आयरन फ्लिंग्स है हमारे पास, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएँगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएँगे अराउंड द कंडक्टर, ठीक है?
तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब एक स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, वो क्या होती है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स होंगी। तो अब अगर उनकी डायरेक्शन की बात करें, चलो डायरेक्शन की बात आगे करते हैं। पहले हम ये देखते हैं, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट। मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा जितना हमारा करंट ज़्यादा होगा, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। अगर यहाँ पे कंडक्टर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज अगर B1 होगा, और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, तो B1 हमेशा ग्रेटर देन होगा B2। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे हम देखें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखा गया। ठीक है, अभी कैसे हम, तो हमारे पास इसके लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि हमारे हाथ में एक कंडक्टर है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसमें करंट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम काम करेंगे, इस करंट की डायरेक्शन में अपना थंब लेंगे और इसको कर्ल करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो जो भी डायरेक्शन हमारी फिंगर्स की कर्ल की होगी, वही हमारा क्या होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पे भी बोल रहे हैं, इमेजिन दैट द स्ट्रेट कंडक्टर इन योर हैंड सच दैट thumb points in the direction of current, then the direction of the curling of the fingers gives the direction of the magnetic field। देखिए यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ है, थंब ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे घूम रहा है। और अगर हम बात करें अगर नीचे की तरफ होगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हो गया कैसे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हम अब इसी कंडक्टर को इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल ले लें, तब क्या होगा, तो हम देख सकते हैं, अगर हम कॉइल की बात करें, तो यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट को अगर हम ले इस कॉइल के, तो हम देख सकते हैं कि ये एज अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्ट करेगा। तो सेम रूल हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर की डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो हम स्ट्रेट कंडक्टर ये स्मॉल सा सेगमेंट लेंगे इस कॉइल का, यहाँ पे थंब को पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि इस कंडक्टर में करंट कहाँ से जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे जो करंट होगी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ऐसी जब करंट यहाँ पे पहुंची इस वाले सेगमेंट में, करंट कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। इन जनरल अगर हम देखें, इसमें राइट हैंड थंब रूल डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। जो भी कॉइल की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जो हमारी थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो अगर हम यहाँ पे और एक चीज देखें, पहले तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स है कर्ल्ड है, जैसे ही हम सेंटर पे पहुंचते हैं कॉइल के, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो स्ट्रेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारी बनती है वो स्ट्रेट बन जाती है। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये है, राइट हैंड थंब रूल कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर सर्कुलर कंडक्टर एज वेल। इट कंप्राइज ऑफ स्मॉल स्ट्रेट सेगमेंट, जो जिसकी मैंने बात की। एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग ए करंट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड दैट अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर। तो इस सेगमेंट की वजह से भी एक से इधर आगे की तरफ एक ये होगा, तो हर एक सेगमेंट सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आगे चलते हैं, तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय द राइट हैंड थंब रूल, जिसकी मैंने बात की है। हम क्या करेंगे, और अब इस कॉइल, अगर हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल कैसे हम फेस ऑफ पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं, बाय द क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या बोलता है, अगर हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये होगा साउथ पोल। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी करंट कैसे है, ऐसे है, तो इसका जो फेस होगा वो होगा साउथ पोल, और ये साउथ पोल होगा। और अगर सेम केस है कि अगर अब करंट काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो फेस होगा इसका वो क्या होगा, वो हमारा नॉर्थ पोल होगा। दैट विल बी द नॉर्थ पोल। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरी चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस।
जितनी रेडियस ज्यादा होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तीसरी चीज, इट्स नंबर ऑफ टर्न्स। जितने नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक की वजह से जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगी उतनी करंट ज्यादा होगी, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोलेंगे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सोलेनोइड की। सोलेनोइड पहले होता क्या है? सोलेनोइड क्या होता है? जब हम कॉपर वायर को ऐसे कॉइल करें, इसे हम सोलेनोइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? सोलेनोइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर वाइंडिंग्स रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज अ सोलेनोइड। ठीक है, यहाँ पे भी डायग्राम में दिखाया गया है, इट्स अ सोलेनोइड। जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो ये क्या करता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जब ये इसमें से हम करंट पास करेंगे, तो इसमें से जब हम करंट पास करेंगे तो ये क्या काम करेगा? एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसका एक साउथ पोल बनेगा, इसका एक नॉर्थ पोल बनेगा। वो कैसे हम देख सकते हैं? क्लॉक रूल के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पे एक कॉइल बनती है, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में अगर करंट ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है तो साउथ पोल बनेगा, अगर काउंटर क्लॉकवाइज जा रही है तो नॉर्थ पोल बनेगा। वैसे ही यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ दूसरा वाला साइड साउथ या नॉर्थ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द वो पोल क्या होगा। It behaves similar to the bar magnet, producing a very similar field pattern. इसका जो field pattern होता है सिमिलर होता है। अंदर जो lines of force होती है वो straight होती है, from south pole to north pole होती है, और जो बाहर की lines of force होती है वो क्या होती है? वो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। तो इंक्रीज स्ट्रेंथ हो, अगर अब सोलेनोइड की स्ट्रेंथ हमें इंक्रीज करनी है तो हम क्या करते हैं? हम सॉफ्ट आयरन कोर इसको इसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ सिमिलरली डिपेंड करती है करंट पे, और डिपेंड करती है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इसी सोलेनोइड पे बेस्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट ये आता है, दैट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? जब हम एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, ठीक है, इस पे कॉपर वाइंडिंग करते हैं, कॉपर वायर की वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, और फिर इसमें से पास करते हैं करंट, तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, जो हमने अभी सोलेनोइड के लिए पढ़ा था। और इसमें हमने जब कोर बस क्या कर दिया, सॉफ्ट आयरन कोर कर दिया मेजरली जो हम यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने पीछे भी बोला था कि सोलेनोइड शोज द सेम बिहेवियर एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। अब लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में कुछ डिफरेंसेस है जिसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है? एक परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, और वैसे ही लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक करंट पास हो रही है तब तक इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है, करंट खत्म तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे स्टील कोर यूज करें तो ये रिटेन करता है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दैट्स व्हाई हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में स्टील नहीं करते हैं यूज एज ए कोर। ठीक है, दूसरी चीज, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने देखा कि जितनी हम करंट इंक्रीज करेंगे उतनी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट उतनी उसकी क्या बढ़ेगी? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जितनी हम उसकी वाइंडिंग्स नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तीसरी चीज, इसकी पोलैरिटी फिक्स्ड होती है बार मैग्नेट की। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम करंट की रिवर्स डायरेक्शन अगर रिवर्स करें तो उसकी पोलैरिटी भी चेंज, उसकी पोलैरिटी हम रिवर्स कर सकते हैं। सो इट इज नॉट इट डज नॉट हैज अ फिक्स्ड पोलैरिटी। उसके बाद अगर magnetically hard iron or steel is used to manufacture bar magnet because once magnetized it can retain its magnetic properties. यहाँ पे एक soft iron core is used in electromagnet. Soft means that the material gets magnetized and demagnetized easily, which allows the electromagnets to be turned on and off easily. यही मैं बोल रहा था अभी, स्टील हम यूज नहीं करते क्योंकि वो रिटेन करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है? वो रिटेन नहीं करता है प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट आता है, बार मैग्नेट आता है, डिस्क मैग्नेट आता है, और इसमें हम सोलेनॉइड और टोरॉइड की बात, टोरॉइड हमारे सिलेबस में नहीं है, सोलेनॉइड की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम किसके बारे में? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हमने देखा कि क्या जब हम करंट पास करते हैं किसी वायर में से तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने लगती है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स इसकी वजह से पड़ते हैं। हमें पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो अगर ये किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ, वो मैग्नेट पे भी इस पे इक्वली फोर्स लगा सकता है, ठीक है। और वो फोर्स किसके बराबर होता है? वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। Current magnetic field is due to the interaction between the magnetic field due to the current carrying conductor and the external magnetic field, ठीक है। और फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसकी मैं बात कर चुका हूं। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या बनती है? F इज इक्वल टू के बी आई एल, जहां पे के कांस्टेंट है, इक्वल टू 1 है, तो हम बी आई एल लिख सकते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, करंट दिया होगा, लेंथ दी होगी, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं कितना है उस कंडक्टर पे, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। आगे चलते तो एक अच्छे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ कैन वी शो दैट एक मैग्नेट जो इस पे जो हमारा टॉपिक था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में और एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, तो वो सिंपल सा है, उसमें एल्यूमिनियम रॉड यूज की है, लेकिन मेन जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो था किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इसकी जब हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, सेटअप इसका देख लेते हैं पहले। हम सपोर्ट लेते हैं, इसके बाद हम एक वायर ए बी लेते हैं और नीचे एक मरकरी का ए रखते हैं, और ये बी एंड स्लाइटली टच कर रहा होता है किसको? मरकरी को, ठीक है। इसके बाद क्या हम करते हैं, इस ए एंड के साथ हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम डिप कर देते हैं मरकरी पूल में, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही करंट पास होती है इसमें से, जैसे ही इसमें से करंट पास हुई, तो क्या हुआ कि ये वायर, और यहाँ पे हमने एक मैग्नेट लगाया, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट लगाया। तो जैसे इसमें करंट पास हुई, हमने क्या देखा कि ये जो ये था नीचे बी वाला एंड, ये इससे हटके दूसरी पोजीशन बी डैश पे चला गया, ठीक है। जैसे हमने इस करंट को वापस स्विच को वापस ओपन किया, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब हमने क्या किया, अब रिवर्स की पोलैरिटी, तो उसके बाद क्या हुआ, ये अपोजिट डायरेक्शन में दूर चला गया, और जैसे ही हमने कनेक्शन फिर से कट कर दिया, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ से ये इन्फर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर को रखते हैं या करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, वो क्या करता है, उस पे उस मैग्नेट की वजह से एक फोर्स लगता है, उस पे उस मैग्नेट की वजह से एक फोर्स लगता है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है वो हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि हम तीनों अपनी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। उसके बाद जो हमारी फोर फिंगर है उसको फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, जो हमारी करंट है, जो मिडिल फिंगर है उसको हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और जो हमारा थंब है उसको हम जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और थंब हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे हम पीछे यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हमारा जो फोर्स इस पे लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। दिस इज अबाउट लेफ्ट हैंड रूल कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फोर्स इफेक्ट होता है। थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है। थैंक यू। आगे हम इस चैप्टर में और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कवर करेंगे। टिल देन बाय।